तो मेरा नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 17 के 17.4 जो हमारी प्रश्नमाला है, इस प्रश्नमाला के प्रश्नों पर आज हम यहाँ पर बात करेंगे। और जो हम 17.4 जो प्रश्नमाला जो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं, इस प्रश्नमाला में हमें समांतर माध्य ही निकालना है, परंतु हमारा जो तरीका होगा, जो हमारा जो सूत्र होगा, वो कल्पित माध्य की सहायता से, यानी कल्पित माध्य की सहायता से हमें हल करना है। तो सर्वप्रथम हम कल्पित माध्य की बात करें, उससे पहले मैंने आपके लिए एक सवाल लिखा है। सवाल के साथ ही मैं इस सूत्र का आपसे परिचय करवाने का प्रयास करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 6 नंबर का परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो ये कल्पित माध्य वाली विधि हम सबको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक सवाल लिया है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य कल्पित माध्य की सहायता से ज्ञात कीजिए। और आपको ये सारणी दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है 800, 820, 860, 900, 920, 980 और 1000। इसी तरह f यानी बारंबारता 7, फिर इसके बाद में आ गया 7 है, 14 है, 19 है, 25 है, 20 है, 10 है और 5 है। इसका अर्थ ये हुआ। तो हम शुरू करते हैं इस सवाल को। सबसे पहले हम सूत्र की बात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं सूत्र, हम जानते हैं कि ये लिखा, और इसको लिखने का मतलब हमारा सीधा सीधा मतलब किससे होता है, सूत्र से होता है। तो यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य x बार बराबर, यहाँ पर लिखेंगे a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। हमने ये सूत्र लिख दिया, कोई ज़्यादा विशेष इसमें अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। वहाँ पर हमने जो हमारी प्रश्नावलियों में हमने जो समांतर माध्य निकाला था, वहाँ पर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ था। ये डी नहीं था, ए नहीं था। यहाँ पर आपके पास ये डी आया है और ए आया है। ए बड़ा भी हो सकता है, आप बड़ा ए भी लिख सकते हो, यहाँ पर छोटा ए भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो, ये ए डी ये क्या है, क्योंकि 2 ही नंबर यहाँ पर नए हैं। यहाँ ए, अब ए को हम क्या कहेंगे, ए को हमने कहेंगे कल्पित मान। यहाँ ए बराबर हम इसको क्या मानेंगे, कल्पित मान, यानी जो कल्पित मान जो मानेंगे, अभी हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। और जो डी होता है, डी क्या होता है, विचलन होता है, यानी विचलन को क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर, डी बोल रहे हैं। और डी ज्ञात करने के लिए हमें x में से a घटाना है। जो ये x वाला मान है, इस x में से किसको घटाना पड़ेगा, a को घटाना पड़ेगा। और आपको पता है बारंबारता को जो कौन प्रदर्शित कर रहा है, हमें पता है पहले से ही जानते हैं हम, ये f होता है। और सारे नंबरों पर हमने यहाँ पर चर्चा की, a को क्या बोलते हैं, कल्पित मान बोलते हैं। आप कहोगे सर डी क्या होता है, विचलन होता है। इसके बाद में एफ क्या होता है, बारंबारता होती है। यानी तीनों जो हमारे पास देखो, ए एफ डी, ये 3 ही तो आए, इसमें तीनों के बारे में हमने यहाँ पर समझ लिया। अब करते हैं शुरू। आपको क्या चाहिए, ए चाहिए और क्या चाहिए, डी चाहिए। ए और डी ज्ञात करने के लिए हम देखिए एक टेबल बनाएंगे, क्योंकि डी ज्ञात करना है हमें। और डी का मान क्या होता है, एक्स में से क्या घटाना है, ए घटाना है। ए को क्या बोलते हैं, ए को बोलते हैं कल्पित मान। जितने भी ये एक्स के मान आपको दे रखे हैं, 800, 820, 860, 900, 920, 980 और 1000, इनमें से हमको क्या मानना है, ए मानना है। क्या मानना है, ए को क्या बोलते हैं हम, कल्पित मान बोलते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में एफ में से ए मान लेते हैं। एफ में से ए नहीं मानेंगे, ए को क्या बोलते हैं, कल्पित मान। यानी एफ में कभी भी कल्पित मान नहीं माना जाता, किस में माना जाता है, एक्स में माना जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम माना कल्पित मान
अब कल्पित मान ए बोलते हैं इसको, ए बराबर, अब देखिए यहाँ पर 800 माने, 820 माने, 860 माने, 900 माने, 920 माने, 980 माने, 1000 माने, ये हमको सोचना है। अब देखिए अगर आप इनमें से किसी भी नंबर को ले लेते हो तो भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, लेकिन सुविधा की दृष्टि से हमको इस प्रकार के मान मानने चाहिए जिससे कि हम जो संक्रिया करें यानी घटाएं या गुणा करें, वो घटाना और गुणा हमारा आसानी से हो जाए। दूसरी बात, हमें ऐसे मान मानने चाहिए जो बीच में हो, जैसे मैंने 800, 820 और 860 तीन ऊपर है, और देखो 1000, 980 और 920 ये नीचे हैं, बीच में क्या है 900, तो मैंने यहाँ पर क्या मान लिया 900, क्योंकि देखिए 900 में जोड़ना और घटाना भी आसान होता है और ये बीचों बीच में भी है। तो हम ये कोशिश करें कि जो बीच वाला नंबर है, ये बीच वाली जो संख्या है, उसको ही हम ए के रूप में माने, यानी कल्पित मान के रूप में माने। तो मैंने कल्पित मान यहाँ पर कितना मान लिया, 900 मान लिया। अब क्या चाहिए, x में से क्या घटाना, a, यह x है पूरा का पूरा, और इसमें से घटाना क्या है, a का मतलब 900 घटाना है। तो इसकी भी पूरी की पूरी क्या चाहिए, आपको एक सारणी चाहिए। तो यहाँ पर लिखोगे d बराबर क्या होता है, x माइनस a। अब a की जगह कितना मान लिया आपने, 900, ये 900 लिख दिया मैंने यहाँ पर, और ऐसे मैंने एक नई सारणी यहाँ पर तैयार कर रहा हूँ। अब देखिए नई सारणी तैयार कर रहे हैं हम, इसी जो टेबल है 2, इसमें तीसरे नंबर की अब आपके पास ये सारणी आ रही है। देखिए अब x कितना है, 800, 800 में कितना घटाना है हमको, 900, तो 800 में से 900 गया तो आप कहोगे कितना बचा सर, तो आप आराम से बता दोगे माइनस का 100। फिर 820 में से 900 घटाएंगे, 820 में से 900 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहोगे सर 80 बचेगा, और किसका 80 बचेगा, माइनस का बचेगा। इसी तरह 860 में से कितना घटाना है, 900, तो 900 घटाएंगे तो कितना, आप कहोगे सर माइनस का कितना बचा, 40 बचा। इसके बाद में 900 में से 900 गए तो कितना बचा, 0 बचा। इसके बाद में 920 में से 900 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। इसके बाद में 980 में से 900 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। इसके बाद में 1000 में से 900 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आपके पास 100 बचेगा। आपने डी जो था, डी यानी विचलन, आपने विचलन यहाँ पर प्राप्त कर लिया। अब क्या चाहिए, एफ को किससे गुणा करना है, डी से गुणा करना है। ये एफ लिया हमने और ये लिया डी। अब एफ को किससे गुणा कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर डी से गुणा कर रहा हूँ। ये डी से देखिए, इसकी भी मैंने एक सारणी बना रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि जैसे जैसे सूत्र में हमें आवश्यकता होती जाएगी वैसे वैसे हम क्या बनाते जाएंगे, सारणी बनाते जाएंगे। अब देखिए क्या है, एफ को किससे गुणा करना है अपन को, डी से। तो ये 7 है, ये 100 है, 7 को माइनस के 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 700। फिर देखिए 14 को माइनस का 80 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 को माइनस का 80 से गुणा करेंगे, 14 8 112, यानी माइनस का 1120 आपके पास यहाँ पर आ गया। फिर 19 को माइनस के 40 से गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 19 का पारा 19 चौक 76, यानी 760। इसके बाद में देखिए 25 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 20 को 20 से गुणा करेंगे तो आप कहेंगे सर कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। फिर 10 को 80 से गुणा करेंगे तो आप कहोगे सर 800 आ गया। फिर 5 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 500 आ गया। आपने एफ डी का मान यहाँ पर निकाल लिया। इसको टेली ज़रूर कर ले भाई, 7 को माइनस के 100 से गुणा किया, माइनस का 700। 14 को माइनस के 80 से गुणा किया तो कितना हुआ, 1120 हुआ। फिर 19 को माइनस के 40 से गुणा किया, माइनस का 760 हुआ। फिर 25 को 0 से गुणा किया, 0 हुआ। 20 को 20 से गुणा किया, 400 हुआ। 10 को 80 से गुणा किया, 800 हुआ। 5 को 100 से गुणा किया, कितना हुआ, 500 हुआ। सारणी वाली बात हो गई, क्योंकि एफ डी का मान, अभी इसके आगे क्या लगा हुआ है, योग। योग करना है हमको। योग की हम एक टेबल और बना लेते हैं। लो, ये योग की हमने एक नीचे क्या बना ली, एक इसके टेबल और खींच ली अपन ने। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि कुछ मान प्लस में है और कुछ मान किस में है, माइनस में है। अब प्लस और माइनस को हमें अलग अलग सोल्व करना है, तो करते हैं इसको हल। देखिए अब ये माइनस के नंबर है तीनों, इन तीनों को हम पहले जोड़ लेते हैं। देखिए 0 0 0, ये 0 आ गया आपके पास। इसके बाद में 6 और 2 8। इसके बाद में देखिए 7 और 1 8, 8 और 7 आप कहोगे सर 15, हासिल का 1, 1 और 1 2,
किसका आ गया ये माइनस का 2580 है। अब इसके बाद में प्लस वाले जोड़ लेते हैं हम। देखिए 8 और 4 12, 12 और 5 आप कहोगे सर 17 हो गए, ये 1700 हो गया। ये किसके हैं प्लस के। अब देखिए 2580 है किसका माइनस का, इधर है प्लस का 1700। जब इसको घटाते हैं देखो 2580 में कितना 1700, ये माइनस का है और ये किसका प्लस का, ये 0 8 कितना बचा 8 बचा, ये हासिल का एक में से एक गया 0, ये किसका है माइनस का। क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है और प्लस की संख्या क्या है छोटी है, इसलिए चिन्ह किसका आता है माइनस का आता है। अब आपने एफ डी का मान भी योग के रूप में निकाल लिया, यानी सिग्मा एफ डी का मान आपको पता लग गया कितना है माइनस का 880। अब आपको किसका मान निकालना है, आप कहोगे सर एफ का मान निकालना है। एफ का भी क्या करना है हमको योग करना है। अब एफ का भी हम योग करेंगे तो देखिए ये हो गया 5 और 10 15, 15 और 5 20 और 20 40 और 60 70 79 79 और 89 में 11 जोड़ा तो कितना हुआ आपके पास, यहाँ पर हो गया 100। आप कहोगे सर सिग्मा एफ का जो योग है पूरे नंबरों का कितना कर लिया अपन ने 100 आ गया हमारे पास। अब ये मान सूत्र में रखेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः ए सिग्मा एफ डी व सिग्मा एफ का मान सूत्र में रखने पर, किस में रखने पर सूत्र में रखने पर। अब हम सूत्र में रखेंगे, सूत्र है हमारा ये वाला, तो समांतर माध्य x बार बराबर ए का मान कितना है आपने मान रखा है 900 है, ये 900 हमने यहाँ पर रख लिया, प्लस का चिन्ह आ गया। सिग्मा एफ डी का मान कितना है माइनस का 880 बटा सिग्मा एफ कितना है 100। अब देखिए माइनस है तो इसको किस में रख लेते हैं कोष्टक में रख लेते हैं, क्योंकि ये प्लस और माइनस को भी हमको सरल करना है, इसलिए मैंने क्या किया इसको कोष्टक में रखा। कोष्टक में रखें, जब भी माइनस आ जाए तो यहाँ पर लिखेंगे 900, प्लस को माइनस से गुणा किया तो कितना हुआ माइनस, ये हो गया 880 बटा 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये एक 10 का भाग जब 88 में लगाएंगे तो कितना आएगा आप कहोगे सर 8.8। भाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक संख्या छोड़ के क्या लगा देते हैं बिंदे लगा देते हैं, दशमलव लगा देते हैं। अब देखिए 900 में से हमें कितना घटाना है 8.8, तो 900 में से 8.8 घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 891.2। अतः जो हमारा फाइनल रिजल्ट कितना आया 891.2। ये किसकी सहायता से हमने समांतर माध्य निकाला, कल्पित माध्य की जो विधि है उससे। अतः समांतर माध्य x बार बराबर 891.2, ये ही क्या आ गया आपका यहाँ पर आंसर आ गया। इस तरीके से हमें ये प्रश्नावली करनी है जिस प्रकार मैंने आपको बताया है, एक एक स्टेप पुनः आप रिकॉल कर ले चाहे, क्योंकि ये सूत्र ही महत्वपूर्ण है। सूत्र में ए को क्या मानते हैं कल्पित मान। हो सकता है आपके गुरुजी ने इस ए को बड़ा ए लिख दिया हो, छोटा ए और बड़ा ए से कोई फर्क नहीं पड़ता है। विचलन का मतलब क्या होता है, ये जो आपको पद दे रखे हैं इन पदों में से आपको कल्पित मान को क्या करना है यहाँ पर घटाना है। यानी इन पदों में से कल्पित मान आपने 900 माना है, दूसरे सवाल में अलग मानेंगे, तीसरे में अलग मानेंगे, तो उसको घटाना है तो विचलन आ जाएगा। फिर विचलन को किससे गुणा करना है एफ से गुणा करना है, तो ये एफ डी का मान निकाल लेंगे हम। इसके बाद में ये सूत्र में जो भी पूछे वो ऐसे कैसे मान रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, परीक्षा में पूछी जा रही है और बहुत मैं मानता हूँ इसको कि ये जैसे प्रश्नावली 17.3 और 17.4 इनमें से एक सवाल निश्चित तौर पे पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है माध्य, कल्पित माध्य की सहायता से हमको करना है। आपको दे रखा है भार केजी में दे रखा है, यानी किलोग्राम में दे रखा है। 60 है, 61 है, 62 है, 63, 64 और 65। मजदूरों की संख्या दे रखी है 5, 8, 14, 16, 10 और 7। अब मैंने आपको वही तरीका बता रखा है। सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि
हम क्या जानते हैं, सूत्र जानते हैं। हम जानते हैं कि कल्पित माध्य से समांतर माध्य, कल्पित माध्य से समांतर माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। अब किसकी आवश्यकता पड़ रही है, d की और a की। तो सबसे पहले हम a मानेंगे। माना कल्पित माध्य, जो कल्पित मान था, जो हम कल्पित मान मान रहे हैं, माना कि कल्पित माध्य a बराबर कितना, देखो मैंने कहा था भार में से, यानी x में से मानते हैं, ये x है और ये क्या है f में से नहीं मानते, ध्यान रखना, इस x में से मानेंगे हम। अब हमको सुविधा की दृष्टि से हमें वो नंबर मानना है जो हम आसानी से कर सके। मैंने ये कहा था कि बीच का भी वो होना चाहिए। देखिए यहाँ पर है 60, 61, 2 ऊपर से छोड़ा, 2 नीचे से छोड़ा, अब 62 और 63 है। अब आप सुविधा की दृष्टि से आप 62 को भी ले सकते हो, आप 63 को भी ले सकते हो। तो जैसे मैंने 62 मान लिया, ए कल्पित मान का कल्पित माध्य कितना ले लिया मैंने, 62 ले लिया। अब क्या चाहिए आपको, डी, और डी बराबर क्या होता है, विचलन होता है। तो डी का ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स में से ए कितना आ गया आपके पास, 62 को घटाते हैं। ये डी का मान आपको ज्ञात करना है, तो ये डी की सारणी बनाएंगे। तो डी बराबर क्या आ गया, एक्स माइनस 62। ये एक टेबल और बन जाएगी, इसकी सारणी बन जाएगी। तो सारणी बना रहे हैं हम, क्योंकि किसका मान निकालना है हमको, डी का मान निकालना है, क्योंकि सूत्र में हमें एफ को डी से गुणा करना है, और डी का मान जब निकलेगा जब ही एफ किससे गुणा होगा, डी से होगा। तो लो एक्स कितना है, 60। अब 60 में से कितना घटाना है अपन को, 62 घटाना है, तो ये आ गया माइनस का 2। फिर 61 में से 62 घटाना है, माइनस का 1। फिर 62 में से 62 गया 0, फिर 63 में से 62 गया तो कितना 1, फिर 64 में से 62 गया 2, फिर 65 में से 62 गया तो कितना हुआ, 3 हुआ। अब क्या चाहिए, एफ को डी से गुणा करना है। ये अगली जो आपकी सारणी बनेगी, अगली जो टेबल बनेगी वो किसकी बनेगी, एफ डी की बनेगी, क्योंकि एफ डी हमें सूत्र में चाहिए। तो लो भाई हम एफ को डी से गुणा करते हैं। ये तो है एफ और ये है डी, 5 को माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 10। फिर 8 को माइनस का 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 8। फिर 14 को 0 से गुणा करेंगे 0 आ गया। 16 को 1 से गुणा करेंगे 16 आ गया। फिर 10 को 2 से गुणा करेंगे 20 आ गया। फिर 7 को 3 से गुणा करेंगे 21 आ गया। आपने ये मान यहाँ पर निकाल लिए। अब आपको पता है पहले माइनस माइनस वालों को गुणा कर ले, वो जोड़ लेते हैं। तो -10 और -8 कितना हो गया, आप कहोगे सर माइनस का 18 हो गए। अब देखो प्लस प्लस वालों को जोड़ लेते हैं। 1 और 6 कितने हो गए, 7, और 2 और 2 4 और 1 5, 57 हो गए। अब 57 में से कितना घटाना है अपन को, 18 घटाना है। तो घटा रहे हम, देखो अब 17, एक हासिल का इधर से लिया 5 से 17, 17 में से 8 गए, 17 में से 8 गए तो कितने बचे, 9 बचे। 4 4 में से गए 3, आपके पास कितना आ गया, 39 आ गया। तो यहाँ पर नीचे टेबल पे एक योग की और बना लेते हैं हम। ये योग वाला हमने खींच लिया यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आ गया, 39 आ गया। अब किसका योग चाहिए आपको, सिग्मा यानी एफ का योग चाहिए, क्योंकि ये जो बारंबार था इसके आगे भी सिग्मा लगा हुआ है, और सिग्मा का अर्थ क्या हो गया, योग से हो गया। तो इन सब मजदूरों की जब संख्या हम जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 60। अब ये मान यहाँ पर रखना है। अतः ए कोमा सिग्मा एफ डी व सिग्मा एफ का मान सूत्र में रखने पर, किस में रखने पर, सूत्र में रखने पर। लो भाई सूत्र में रखते हैं। सूत्र है हमारा समांतर माध्य x बार बराबर ए की वैल्यू कितनी ले रखी है आपने, 62, प्लस सिग्मा एफ डी कितना है, 39, बटा आपके पास सिग्मा एफ का मान कितना आ गया, 60 आ गया। अब वही कार्य हमको तो हल करना है। अब तो कक्षा 4 5 में चले गए, क्योंकि आपके क्या आ गया, योग आ गया। योग हम पहले से करते आ रहे हैं। अब ये देखो 39 में 60 का क्या लगाना है हमको, भाग लगाना है। जब 39 में आप 60 का भाग लगाओगे, देख लो लगा के, जैसे हमने ये 39 लिया और ये आ गया 60, दशमलव लग गया 0, कितना 6 बार
360 कितना बचा 0, 3 दशमलव लगी रहा 0, 56 का 30, ये आ गया 300, ये बचा क्या 0। ये कार्य क्या है, आपको रफ वर्ग में करना है, यहाँ पर नहीं करना है ये कार्य। तो आपके पास आ गया 0.65। अब इन दोनों को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो लो भाई समांतर माध्य x बार बराबर 62 में 0.65 को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 62.65। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरीके से हम यहाँ पर जो प्रश्न कर रहे हैं हल, आप चाहो ये भार किस में, केजी में, तो यहाँ पर केजी लगाते हैं हम, क्योंकि भार किस में दे रखा है, किलोग्राम में दे रखा है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा। तो अगर आपको सूत्र याद है, सूत्र का तरीका याद है, किस प्रकार इस सूत्र का उपयोग हम इस सवाल में करते हैं, तो आपका सवाल गलत होगा ही नहीं। यानी अगर आपने सबसे पहले सूत्र लिखकर सूत्र के अनुसार आप चले तो ऑटोमेटिक आप टेबल बनाते जाओगे कि हमको कि भाई 2 टेबल बनेगी, 3 बनेगी, 4 बनेगी, जैसा जैसा सूत्र कहे वैसे वैसे हमको काम करना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नंबर 3 में भी वही माध्य ज्ञात करना है कल्पित माध्य की सहायता से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, हम तो सूत्र ही जानते हैं भाई। हम जानते हैं कि कल्पित माध्य से समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। हमने ये सूत्र लिखा। अब सूत्र लिखते हैं, हमको ए डी भी चाहिए, ए भी चाहिए। तो उससे पहले यहाँ पर देखो, इस सवाल में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर किसके रूप में दे रखा है, वर्ग अंतराल के रूप में दे रखा है। और वर्ग अंतराल में हम कौन सी सारणी लेते हैं, मध्यमान की। तो यहाँ पर हम एक सारणी और बनेगी मध्यमान, और मध्यमान किसको प्रदर्शित करेगा, x के मानों को प्रदर्शित करेगा। तो लो भाई हमने मध्यमान लिया और मध्यमान की सारणी हम यहाँ पर बना रहे हैं। अब देखिए मध्यमान निकालने का तरीका मैंने आपको पहले वाला ही बता रखा है। निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ के किसका भाग लगाते हैं, 2 का। तो 100 और 150 कितना हो गया, 250। 250 में 2 का भाग लगा तो कितना हुआ, 125। ये आप 125। फिर आप देखिए 150 और 200 कितना हो गया, 350। 350 में 2 का भाग लगा तो आप कहेंगे सर 175। इसी तरफ देखो 50-50 का गैप आता जा रहा है। 50-50 का गैप है तो 125, 175, फिर आ जाएगा 225, फिर आ जाएगा 275, फिर आ जाएगा 325, फिर आ जाएगा 375, फिर आ जाएगा 425, फिर आ जाएगा 475। यानी 25-75, 25-75, 25-75, ये क्रम चलता रहेगा। थोड़ा सा आप देखोगे तो इसमें थोड़ी सावधानी रखना। पहले भी हमने मध्यमान निकाला है। ये जो मध्यमान किसको प्रदर्शित कर रहा है, x के मानों को प्रदर्शित कर रहा है। अब इस x में से हमको क्या मान लेना है, हमें कल्पित मान सोचना है। तो माना वही कल्पित मान है a बराबर, अब a मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आपको पता है a किसको प्रदर्शित कर रहा है, आप कहेंगे सर कल्पित मान को प्रदर्शित कर रहा है। यानी अब देखिए यहाँ पर 125, 175 और 225, ये 3 तो मैंने ऊपर से छोड़ दिए। आप कहोगे सर 3 नीचे से। अब कितने बच गए बीच में, 1 और 2। अब 275 भी ले सकते हो आप, 325 भी ले सकते हो आप। ऐसा नहीं है 275 325 लें, आप 225 भी ले सकते हो, आंसर वही आएगा। आप 375 भी ले सकते हो, वही आएगा। लेकिन हम ये सोचें कि भाई बीच का ही हम मान लें, जिससे कि हमको गणनाओं में सुविधा रहेगी, गणनाएं हमारी आसानी से होगी। तो माना मैंने क्या ले लिया, 325 ले लिया। a बराबर मैंने ले लिया कितना, 325। अब क्या चाहिए, d चाहिए। d बराबर क्या होता है, x में से कितना घटाना है, 325 घटाना है। ये होता है d यानी विचलन। अब लो भाई आपको जो ये पद हैं, इन पद में से कितना घटाना है, 325 घटाना है। इसकी भी हम सारणी बनाते हैं। तो d बराबर x माइनस a बराबर कितना मान लिया आपने, 325। फिर ये टेबल तैयार हो जाती है अगली। लो भाई हम शुरू करते हैं। अब देखिए 125 में से 325 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, आप कहोगे सर 200 आ गया। इसके बाद में 175 में से कितना घटाना है, 325 घटाना है। तो आप कहेंगे सर कितना आ गया, ये किस में आया, माइनस में। ये भी किस में आएगा, देखो घटाएंगे 175 में से
175 में से 325, तो आप कहेंगे सर माइनस का 150 आया। अब देखो 225 में से कितना घटाना है, 325 घटाना है। 225 में से 325 घटाएंगे तो माइनस का 100 आ गया। अब देखिए 275 में से आप 325 घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस का 50 आ गया। फिर देखो 325 में से 325 कितना बचा, आप कहोगे सर 0। फिर 375 में से घटाएंगे 325 तो कितना आया, 50 आया। फिर 425 में से 325 तो कहोगे सर 100 आया। इसके बाद में 475 में से 325 घटाएंगे तो कितना आएगा, 150 आएगा। ये हमने डी का मान प्रत्येक स्थिति में निकाल लिया हमने, घटा घटा के सभी पदों में से। किसको घटाया आपने घटाया 325 को। कुछ मान इसमें माइनस में आए, कुछ मान किस में आए, प्लस में आए। अब डी को किससे गुणा करना है, एफ से गुणा करना है, तो ये आ जाएगा एफ डी। ये एफ डी वाला मान, एक टेबल और बन गई है आपके पास यहाँ पर। तो इस टेबल को बनाया हमने, क्यों बनाया, क्योंकि सूत्र में हमें क्या चाहिए, एफ को डी वाले गुणा वाले चाहिए। एफ यानी एफ किससे गुणा हो रहा है, डी से, और लोग करते हैं हम गुणा। ये तो है आपका डी और ये है एफ। ये ज़रूर ध्यान रखना, कई बार बच्चे जल्दी में गड़बड़ कर जाते हैं। लो भाई हम गुणा करते हैं, ऐसे चिन्ह मैंने इसलिए बनाया है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस एक्स को डी से गुणा कर लेते हैं जल्दी में, क्योंकि कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस में सवाल को गलत कर जाते हैं। तो आप थोड़ी सावधानी ज़रूर रखें, चाहे पेंसिल से टिक कर लें परीक्षा में भी, तो आपको सुविधा रहेगी कि हमारे हमने जो गुणा कर रहे हैं वो एफ को डी से गुणा कर रहे हैं। 24 को किससे गुणा करेंगे, माइनस के 200 से गुणा करेंगे। तो देखो 24 दूनी 48, माइनस का 4800 आ गया। फिर देखो माइनस का 150 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौको 60, ये माइनस का 6000 आ गया। इसके बाद में देखो 33 को 100 से गुणा करेंगे, माइनस का 3300 आ गया। फिर 28 को माइनस का किससे गुणा करेंगे, 50 से गुणा करेंगे, तो देखो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 1400। 30 को 0 से गुणा करेंगे, आप कहोगे सर 0 आ गया। फिर इसके बाद में 22 को 50 से गुणा करेंगे, 22 पंजे 110 यानी 1100 आ गया। इसके बाद में 16 को 100 से गुणा करेंगे, आपके पास आ गया 1600 आ गया। इसके बाद में 7 को 150 से गुणा करेंगे तो आप कहोगे सर कितना आ गया, 1050 आ गया। तो ये जो 4 मान है ये तो किस में आ गए, आपके माइनस में आ गए। ये 3 मान किस में आ गए, प्लस में आ गए। अब क्या करना है अपन को, इसके आगे क्या लगा हुआ है, योग का। तो योग करेंगे हम, जब ये माइनस को और प्लस को। अब हम इसको क्या करते हैं, एफ डी का क्या चाहिए आपको, योग चाहिए। अब योग देखिए 0 0 0 0 आ गया यहाँ पर। इसके बाद में 0 0 0 0, ये फिर 0 आ गया। फिर देखो 8 8 8 9 10 11 11 और 4 15 के 5, हासिल का 1 हो गया। 4 1 5 11 12 13 14 और 1 15, यह आ गया 15500। किस में है, माइनस में। इसके बाद में प्लस वाले नंबर जोड़ लेते हैं, ये 0, ये कितना हो गया 5, ये 6 और 1 7 7 आ गया यहाँ पर। फिर इसके बाद में देखो 1 2 3, ये आ गया प्लस का कितना, 3750। अब देखिए इसमें घटाएंगे अपन 15500 में कितना घटाएंगे, 3750। ये माइनस का है और ये किसका है, प्लस का है। जब इस तरह की स्थिति आ जाए तो माइनस का आता है आंसर में। यह आ गया 0, ये 5, ये 14, 14 में से 7 गए तो कितना बचेंगे, आप कहोगे सर 7 बचे। फिर कितना बचा है यहाँ पर, 1 हासिल के चले गया था, 4 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1। यह आ गया 11750। किसका मान आया है, एफ डी का योग। और किसका आया, माइनस का आया, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, तो माइनस 11750। अब किसका योग चाहिए आपको, अब चाहिए आपको सिग्मा एफ यानी बारंबारताओं का क्या चाहिए आपको, योग चाहिए। जब 24 40 33 28 30 22 16 और 7 इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 200 आएगा। अब ये मान उठा के किस में रखने हैं अपन को, सूत्र में। तो यहाँ लिखेंगे ए सिग्मा एफ डी व सिग्मा एफ का मान सूत्र में रखने पर, किस में रखने पर, सूत्र में रखने पर
अब देखिए हम सूत्र में रख रहे हैं, तो लो भाई वही समांतर माध्य है। x बार बराबर, आप कहोगे सर a का मान आपने निकाल रखा है, कितना है 325, प्लस अब सिग्मा एफ डी का मान आपने निकाल ही रखा है, कितना माइनस का 11,750, माइनस आ गया तो इसको हमने कोष्टक में रख लिया, बटा सिग्मा एफ का मान कितना है आपके पास 200 है। अब यहाँ पर देखिए 325, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस 11,750 बटा 200, ये ध्यान रखना। यहाँ पर एक ही तो जीरो गई है, तो कितना बचा 20। 1175 में किसका भाग लगाना है, 20 का भाग लगाना है। तो जब 20 का भाग लगाओगे तो आपके पास आएगा 58.75, 58.75। अब 325 में से 58.75 को जब हम घटाते हैं तो आपके पास आता है 266.25। ये क्या निकल गया आपके पास, समांतर माध्य। ये समांतर माध्य का मान आपने यहाँ पर इजी गोइंग निकाल लिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, कुल मिला के बात ये है, अगर आपको ये सूत्र आता है और सूत्र जैसे जैसे कहे वैसे वैसे हमको सारणी बनानी है। अभी जो पहले और दूसरे सवाल में आपको डायरेक्ट x का मान दिया था, यहाँ पर वर्ग अंतराल के रूप में दे रखा है, और वर्ग अंतराल के रूप में जब मान आता है तो हम उसका मध्यमान निकालते हैं और फिर मध्यमान x के रूप में हम उसका उपयोग लेते हैं। यहाँ पर कल्पित माध्य आपको निकालना है a, आप सोच लो x में से जो भी है, यानी हम गड़बड़ इस सवाल में कहाँ पर करते हैं, गड़बड़ करते हैं इसे x पर। x का मान नहीं मान के कई बार जल्दी में हम f का मान ले लेते हैं और घटा के और पूरा सवाल हल कर देते हैं, जो कि हमारा गलत हो जाता है। इस तरीके से आज का जो कालांश था हमारा, वो कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य निकालने से संबंधित था। आप अगर इस सूत्र के आधार पर जिस प्रकार मैंने आपसे यहाँ पर बात की है आप करोगे तो आपका सवाल बिल्कुल गलत नहीं होगा। बस इतना सा ध्यान रखना कि हमें जो कल्पित माध्य जो a लेते हैं ये a x में से लेना है। अगर वर्ग अंतराल में दे तो मध्यमान निकाल के x में से लेना है, वर्ग अंतराल नहीं दे डायरेक्ट x का मान दे तो x में से लेना है। इस तरह की सोच आप में होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले कालांश में इस प्रश्नावली के बाकी सवालों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।